जापान ने अभी चाइना को उसकी डियाओ आइलैंड को खाली करने के लिए कह दिया है और अगर चाइना कुछ गड़बड़ी करता है तो जापान को सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट की तीन कैरियर बैटल ग्रुप वहां पे मौजूद है। वहीं पर कनाडा भी अभी चाइना के खिलाफ हो चुका है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत की तरफ से QRSAM को क्यों डिप्लॉय किया गया है? इंडियन आर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट में 40% तक चाइनीज रॉ मेटल का इस्तेमाल हो रहा है। रशिया को अभी S-400 सिस्टम की डिलीवरी को जल्दी करने के लिए कहा जा रहा है और क्या रशिया से खरीदे जाने वाले एडिशनल MiG-29 और Su-30 MKI चाइनीज एयरफोर्स को काउंटर कर पाएंगे? आज की वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से। रिपब्लिक नेटवर्क में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी QRSAM को लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है। जब भारत और चाइना के बीच ये सारा फेसअप शुरू हुआ था तब भी चाइनीज हेलीकॉप्टर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास स्पॉट किया जा रहा था और अभी इनकी एक्टिविटी और ज्यादा तेज हो गई है और अगर कोई चाइनीज हेलीकॉप्टर हमारे स्पेस में आने की कोशिश करता है तो उनको काउंटर करने के लिए अभी QRSAM को डिप्लॉय किया गया है। चाइना के पास अभी हमारे मुकाबले काफी ज्यादा अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं और चाइना की जेट 10 हेलीकॉप्टर को वो अपाची हेलीकॉप्टर की बराबरी का दर्जा देते हैं। हमारे पास भी लद्दाख में अभी अपाची हेलीकॉप्टर डिप्लॉयड है, लेकिन तादाद में देखा जाए तो चाइना के पास काफी ज्यादा मात्रा में जेट 10 हेलीकॉप्टर मौजूद है जो कि ग्राउंड अटैक करने के साथ साथ शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को भी कैरी कर सकते हैं जो कि हमारे हेलीकॉप्टर के लिए खतरा बन सकते हैं। तो ऐसे में लद्दाख में QRSAM को डिप्लॉय करने के बाद ही हमको एक 30 किलोमीटर की दायरे का डिफेंसिव लेयर देने वाला है और आमतौर पर दुश्मन के हेलीकॉप्टर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ उलझना नहीं चाहेंगे क्योंकि एयरक्राफ्ट एक बार को अपनी स्पीड की वजह से इनको इवेड कर सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफी इजी टारगेट होते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि अभी चाइना के साथ बढ़ रही तनाव को नजर में रखते हुए भारत की तरफ से रशिया से इमरजेंसी बेसिस पर 12 Su-30 MKI और 21 MiG-29 को खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी हमारे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी कम हो चुकी है और अगर चाइना के साथ फाइट होता है तो इसमें पाकिस्तान भी बीच में कटप्पा बनने की कोशिश जरूर करने वाला है। तो हमें यहाँ पर एक दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एडिशनल MiG-29 और Su-30 MKI खरीदने से हम इनसे चाइनीज एयरफोर्स को आउट परफॉर्म कर पाएंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि इन फाइटर जेट्स को ऑपरेट करने के लिए हमें एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारे पायलट इसके लिए पहले से ही पूरी तरीके से तैयार हैं और रशिया के पास अभी पहले से ही MiG-29 की 100 के करीब एयरफ्रेम मौजूद है जिनमें से 21 अभी फुली असेंबल्ड कंडीशन में है जिनको तुरंत ही डिलीवर किया जा सकता है। साथ ही बहुत ही कम वक्त के अंदर एक फुली स्क्वाड्रन को तैयार किया जा सकता है। कारगिल के दौरान भी हमारे MiG-29 की वजह से ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट हमारे एयर स्पेस से दूर रह रहे थे और अभी तो MiG-29 में और भी एडवांस एयर टू एयर मिसाइल को ऐड किया गया है और इनको अभी अपग्रेड भी किया गया है और अभी इंडियन एयरफोर्स के पास जो MiG-29 मौजूद है ये अपने पुराने वेरिएंट के मुकाबले लगभग एक जनरेशन आगे हैं। पर क्या ये चाइना को काउंटर कर सकते हैं? अगर चाइना की J-11, J-7, J-10A और J-10B की बात करें तो MiG-29 इनके साथ एंगेज हो सकता है और इनको हरा भी सकता है, लेकिन अगर यहीं पर J-16, J-20 या फिर J-10C के साथ MiG-29 को एंगेज किया जाता है तो ये MiG-29 को VVR रेंज में आसानी से हरा सकते हैं। स्पेशली PL-15 मिसाइल और एडवांस AESA रडार की वजह से J-10C MiG-29 के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। हालांकि J-10C की ऑपरेशन होने की इतनी ज्यादा अपडेट सामने नहीं आती है, लेकिन हम दुश्मन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। वहीं पर हमारे Su-30 MKI के पास भी अभी VVR रेंज में PL-15 की बराबरी करने लायक कोई भी मिसाइल मौजूद नहीं है। तो ऐसे में ये दोनों ही फाइटर जेट पाकिस्तान के खिलाफ तो हमें क्लियर एडवांटेजेस दिला सकते हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ दूसरी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ सकती है। यहीं पर अगर हमारे पास रफाल होता तो हम आसानी से एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन कर सकते थे, पर दिक्कत यह है कि MiG-29 जितना आसानी से इमरजेंसी बेसिस पर रफेल को खरीदा नहीं जा सकता है और इनकी डिलीवरी इतनी जल्दी नहीं होने वाली है और फ्रांस के साथ साइन किए गए 36 रफेल जेट की पहली कंसाइनमेंट के तौर पर हमको जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर ही 4 रफेल जेट को डिलीवर किया जाएगा। अगला अपडेट S-400 सिस्टम को लेके। जैसे कि आज हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया के विजिट पर गए हुए हैं, उनकी इस विजिट के दौरान भारत और चाइना के बीच चल रहे तनाव को लेकर बातचीत होने वाली है। साथ ही भारत की तरफ से S-400 सिस्टम को ईयरली डिलीवरी करने के लिए भी
रशिया के ऊपर दबाव डाला जा सकता है। भारत की तरफ से पहले ही S-400 डील की एक बहुत ही बड़ी अमाउंट को रशिया को दिया जा चुका है और रशिया अभी चाइनीज ओरिजिन कुंगफ्लू की वजह से S-400 सिस्टम की डिलीवरी को थोड़ा सा डिले करने की सोच रहा था। वो इसको हमें 2021 की दिसंबर तक डिलीवर करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी जैसे हालात हैं ऐसे में ये सिस्टम भारत के लिए काफी जरूरी है और रशिया को कम से कम S-400 सिस्टम की एक यूनिट को जल्दी से जल्दी डिलीवर करने के लिए भी भारत की तरफ से कहा जा सकता है। और जो एडिशनल MiG-29 के लिए ऑर्डर करने की बात की जा रही है, इनकी डिलीवरी काफी जल्दी होने वाली है और ये जेट पहले से ही तैयार होकर रखे गए हैं। दूसरी तरफ रशिया ये नहीं चाहता कि भारत और चाइना के बीच कोई तनाव बढ़े और इसीलिए रशिया की तरफ से भी अपने लेवल में भारत और चाइना दोनों के साथ बातचीत किया जा रहा है ताकि दोनों के बीच जो तनाव बढ़ रहा है इसको कम किया जा सके। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। टाइम्स नाउ में एक रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से अभी हमारे तीनों सेनाओं को स्पेशल फाइनेंशियल पावर दिया गया है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 500 करोड़ तक की कोई भी एमुनेशन या फिर इक्विपमेंट को खरीद सकती है और इस खरीदारी की जो समय सीमा रहने वाली है वो काफी कम रहने वाली है, यानी कि ऑर्डर प्लेस करने के कम से कम वक्त के अंदर ही हमको ये डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये फाइनेंशियल पावर अभी हमारे तीनों सेनाओं के वाइस चीफ्स को दिया गया है। इस तरीके की स्पेशल पावर को उरी और बालाकोट के दौरान भी हमारे आर्म फोर्सेस को दिया गया था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से स्पाइस 2000 बॉम्ब, स्ट्रॉमेट का एयर टू ग्राउंड मिसाइल, स्पेयर पार्ट्स और एक वाइड वैरायटी की एयर टू एयर मिसाइल को खरीदा गया था। और ठीक उसी तरीके से इंडियन आर्मी की तरफ से भी स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अमेरिकन प्रिसिजन गाइडेड मुनिशन को खरीदा गया था। अगला अपडेट बुलेट प्रूफ जैकेट को लेके है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिप्लॉय किए गए हमारे फ्रंटलाइन ट्रूप्स के लिए करीब 50,000 नए बुलेट प्रूफ जैकेट को खरीदने के लिए एक टेंडर को इशू किया जा सकता है, जिनको मेनली ITBP के जवानों को दिया जाएगा। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी करीब 1,80,000 बुलेट प्रूफ जैकेट को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। उसके कुछ दिन बाद ये बात सामने आई थी कि जिस कंपनी को ये टेंडर मिला था वो अभी रॉ मटेरियल्स को चाइना से इम्पोर्ट कर रही है, जबकि सैंपल को सबमिट करते वक्त उस कंपनी ने यूरोप से इम्पोर्ट किए गए मटेरियल का इस्तेमाल किया था। अब ये बात सामने आने के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से दोनों ही जैकेट को साइड बाय साइड रखे टेस्ट किया गया था और इन दोनों की क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस वहां पे देखने को नहीं मिला था और इसी वजह से दोबारा उसको क्लियरेंस दे दिया गया। और वैसे भी उस टेंडर में कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि इसमें चाइनीज रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, लेकिन अभी जैसा सिचुएशन है इस वक्त ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या वो कंपनी अभी भी चाइना से रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करने वाला है, क्योंकि चाइना अकेले इसका सप्लायर नहीं है। और इनफैक्ट इंडियन आर्मी के सभी बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए यूनाइटेड स्टेट या फिर यूरोप से बोरन कार्बाइड या फिर फैब्रिक को इम्पोर्ट किया जाता था और अभी जिसको ये टेंडर मिला था उस कंपनी ने भी पहले मटेरियल को यूरोप से इम्पोर्ट किया करता था, लेकिन सस्ता पड़ने की वजह से उसने चाइना से इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया और अभी जिन जैकेट को इंडियन आर्मी को वो सप्लाई करने वाले हैं उनमें लगभग 40% तक चाइनीज रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कुछ और अपडेट के बारे में बात करते हैं जो कि कल तक खबर में आने वाली है। सबसे पहले भारत और चाइना के बीच पांगोंग लेक के पास कमांडर लेवल में जो मीटिंग हो रही थी उसका कोई भी नतीजा यहाँ पर नहीं निकला है। चाइना पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और इंडियन आर्मी उनको गोलगप्पे खिलाने की तैयारी कर रही है। ऐसा नहीं है कि चाइना अभी सिर्फ भारत के साथ ही टेंशन को बढ़ा रहा है। अभी चाइना की तरफ से कनाडा की 2 ऑफिसर को जासूसी करने की जुर्म में हिरासत में ले रखा गया है। और पहले तो सिर्फ कनाडा की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया था कि उनकी 2 लोगों को रिलीज कर दिया जाए, लेकिन अभी इसमें यूनाइटेड स्टेट भी शामिल हो चुका है। कुछ ही समय पहले ही माइक पोम्पियो ने ट्वीट करके बताया कि वो इसमें कनाडा के साथ खड़े हैं और चाइना को जल्दी से जल्दी कनाडा के 2 लोगों को छोड़ देना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बात यहीं पर खत्म हो गया है तो आप गलत सोच रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि जापान अभी अपने 4 मिलिट्री बेसेस में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय कर चुका है और अभी जापान की तरफ से चाइना को अपनी दियाओ आइलैंड को खाली करने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें जापान अपना दावा कर रहा है। और अगर वहां पर जापान और चाइना के बीच कोई भी फेस ऑफ होता है तो इसमें यूनाइटेड स्टेट सीधी तौर पर इन्वॉल्व हो जाएगा और पहले से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से वहां पर अपनी 3 कैरियर बैटल ग्रुप को डिप्लॉय करके रखा गया है और यहाँ पर अभी चाइना चारों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।